साउथ कोरियन मस्ट वॉच इमोशनल ड्रामा मूवी, जो कि दोस्तों हमारे हिसाब से एक 5 स्टार मूवी है। तो बिना किसी इंट्रोडक्शन के चलिए शुरू करते हैं आयला द डॉटर ऑफ वॉर की कहानी को। कहानी की शुरुआत होती है 1950 में, जब साउथ कोरिया के एक छोटे से गांव में मजे से खेलती हुई एक छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म हुए 5 साल हो चुके हैं और आम लोगों की जिंदगी में अभी अभी धीरे धीरे चैन लौट रहा है। ये छोटी बच्ची इस गांव में अपने पेरेंट्स के साथ रहती है। उसके पापा उसे बुलाते हैं और अपने हाथ का बना हुआ एक साइकिल उसको देते हैं, जिसको देखकर वो इतनी खुश होती है ना कि क्या बताएं। वो भागकर उस पर चढ़ जाती है। पापा उसकी साइकिल को धक्का देते हुए चिल्लाते हैं कि सब दूर हट जाओ, मेरी बेबी साइकिल चला रही है। और दोस्तों इस बच्चे का नाम है किम। बेटी के साथ मजे से खेलकर पापा मस्त खेलते हैं, सब बढ़िया चल रहा होता है। लेकिन अचानक वहाँ मिसाइल से अटैक हो जाता है और जगह जगह ब्लास्ट। किम के पेरेंट्स के कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें। लोग यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं। पापा माँ से कहते हैं कि तुम किम को लेकर किसी सेफ जगह चले जाओ, मैं देखता हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ है। माँ भी किम को लेकर एक सेफ जगह चली जाती है। किम डर के मारे बेचारी बहुत रोती है, लेकिन माँ कहती है कि बेटा आवाज करोगे तो तुम माँ और पापा को कभी देख नहीं पाओगी, डरो मत, यहीं रुको, मैं पापा को लेकर आती हूँ। कहकर माँ भी चली जाती है, लेकिन वो वापस नहीं लौटती। दोस्तों उस गाँव के सारे लोग मिलिट्री अटैक में मारे जाते हैं, लेकिन किम बच जाती है। यहाँ से टर्की में सुलेमान नाम के एक आदमी को दिखाते हैं, जिसका दोस्त है अली। अली सुलेमान के घर के बाहर साइकिल में वेट करता है और चिल्लाता है कि अरे जल्दी आओ ना यार, कितनी देर इंतजार करूं। तब सुलेमान डॉग्स को खाना देकर अली के साथ साइकिल में कहीं निकल जाता है। अली कहता है मैं तो बाइक खरीद कर मजे से राइड करना चाहता हूँ। दूसरे देशों में लोग कितने मजे करते हैं, पर हमें देखो यहाँ फंसे हुए हैं। दोनों कुछ दूर चले जाते हैं और इसी बीच कुछ और लोग भी इनको ज्वाइन कर लेते हैं। अली का दोस्तों लाइफ टाइम एम्बिशन पता है क्या है? मैरिलिन मोनरो से मिलना। अगर उसका कोई पोस्टर आ जाए तो उसे खरीदने वाला पहला इंसान भी अली होता है। आज भी वो सुलेमान और अपने दोस्तों के साथ जाकर मैरिलिन मोनरो का पोस्टर खरीदता है और कहता है कि तुम लोग ना यहाँ की लड़कियों से प्यार करते हो ना, पर मुझे देखो इंटरनेशनल लेवल पर प्यार करता हूँ। दोस्त कहते हैं कि तू करता होगा, लेकिन मैरिलिन मोनरो तुझे जानती तक नहीं, वो तुझे क्यों प्यार करेगी? तब अली कहता है कि सुनो, मैं एक सोल्जर हूँ और गन हाथ में लूंगा तो कुछ भी पा सकता हूँ, पर तुम लोग ठहरे मामूली मैकेनिक्स। एक न एक दिन तुम लोग देख लेना, मैरिलिन मोनरो अपनी फोटो पर मेरा नाम लिखकर फिर अपना साइन करके मुझे खुद देगी। ये बातें करके सभी साइकिल में वापस जाने लगते हैं। सुलेमान की गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम है नूरान। वो कपड़े सुखाने के बहाने सुलेमान का इंतजार कर रही होती है। सुलेमान भी उसको बड़ी तिरछी नजर से देखकर वहाँ से निकल जाता है ताकि किसी को कोई शक न हो। इसी बीच साउथ कोरिया में वॉर चल रही होती है और लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है, इसलिए टर्की से कई सोल्जर्स कोरिया जाने वाले होते हैं। तो सुलेमान भी उनके साथ जाने वाला है, लेकिन सुलेमान नूरान से बिछड़ने की सोचकर बड़ा परेशान होता है कि उसके बिना कैसे रहूंगा। रात को दोनों मिलते हैं और जब सुलेमान उसको बताता है कि उसे कोरिया जाना है तो वो मना कर देती है। लेकिन सुलेमान कहता है कि उस देश के लोगों को हमारी जरूरत है, हमारे देश ने उनकी मदद करने का वादा किया है, इसको निभाना हमारा फर्ज है। सुलेमान उससे वादा भी करता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं रोज तुम्हें खत लिखकर भेजता रहूंगा और जल्द ही वापस भी आ जाऊंगा। फिर सुलेमान अपने पेरेंट्स को भी खत लिखकर इस बारे में खबर कर देता है। सुलेमान के पेरेंट्स के साथ सुलेमान की एक कजन भी रहती है जिसका नाम है ज़ैनब। वो सुलेमान से शादी करना चाहती है, पर सुलेमान के पेरेंट्स बहुत ही गर्व महसूस करते हैं कि उनका बेटा देश की तरफ अपनी ड्यूटी करने जा रहा है। लेकिन ज़ैनब दुखी होती है और प्रार्थना करती है कि युद्ध में सुलेमान को कुछ न हो जाए भगवान। अगले सीन में सुलेमान, अली और लगभग 4000 सोल्जर्स एक शिप में साउथ कोरिया जा रहे होते हैं। शिप में चींटियां बहुत होती है और सब चींटियों का सफाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुलेमान कहता है कि ऐसा मत करो, वो भी तो जिंदा जीव है। कहकर वो चींटियों के लिए थोड़ा शक्का रख देता है। जो इंसान एक चींटी तक को नहीं मारना चाहता, वो वॉर जोन में जाकर क्या करेगा यार? यही सोच रहे हो ना आप? वैसे दोस्तों सोल्जर तो अली है, सुलेमान एक मैकेनिक है। अगर वहाँ किसी चीज में कोई खराबी हुई तो उसे सुलेमान ठीक करेगा, इसीलिए उसको भी साउथ कोरिया भेजा जा रहा है। आखिर वो साउथ कोरिया पहुँच जाते हैं, जहाँ कोरियंस इनका स्वागत करते हैं। और वहाँ पर पता चलता है कि इनके वहाँ पहुँचने से पहले यूएस ने इस वॉर में दखल दे दी और अब वॉर खत्म हो चुका है। तो वो लोग कहते हैं कि आप लोगों को लड़ने की जरूरत नहीं है, ये लो मिठाई खा लो इसको। अली गुस्सा हो जाता है कि तुम्हारी मिठाई खाने के लाए थे कि हम लोग इतनी दूर? तो वो भी कहता है कि और क्या करें, वॉर तो खत्म हो चुका। लेकिन इतने में दोस्तों वहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है। हालांकि वॉर खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ दुश्मन अभी भी बचे हुए हैं और वो अटैक कर रहे हैं। सुलेमान, अली और कुछ सोल्जर्स वहाँ से बच निकलते हैं। इसी बीच टर्की में नूरान न्यूज़पेपर्स में पढ़ती है कि टर्किश सोल्जर्स के साउथ कोरिया पहुँचने से पहले वॉर खत्म हो चुका था, जिसकी वजह से हमारे सोल्जर्स जल्दी घर वापस लौट आएंगे। वो बड़ी खुश होती है, पर दूसरी ओर ज़ैनब है दोस्तों, बहुत ही परेशान दिखती है। सुलेमान की माँ पूछती है तो वो बताती न जाने क्यों मुझे लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। और वो सही है दोस्तों, क्योंकि सुलेमान, अली और कुछ लोग रात के वक्त जीप में जा रहे होते हैं और वो भी लाइट्स ऑफ
करके, ताकि दुश्मन को इनका पता ना चले। इसीलिए वो धीरे धीरे ड्राइव कर रहे होते हैं, लेकिन उनको आइडिया ही नहीं होता कि आगे क्या है। वहाँ का कमांडर कहता है कि लाइट ऑन करके तेज चलाओ, लेकिन सर लाइट ऑन करेंगे तो दुश्मन को पता चल जाएगा। कमांडर कहता है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, तुम लाइट ऑन करो और फास्ट चलाओ। सुलेमान भी लाइट ऑन करता है तो दुश्मन एकदम पास खड़ा होता है और वो भी रॉकेट लॉन्चर के साथ सब जीप से बाहर कूद जाते हैं और ठीक उसी वक्त रॉकेट लॉन्चर से उस जीप को खत्म कर दिया जाता है। ये लोग दुश्मन को शूट करके जंगल के रास्ते चलने लगते हैं। तब वो एक गांव से गुजरते हैं जहाँ लाशें ही लाशें पड़ी होती हैं। लगता है गांव में कोई भी जिंदा नहीं बचा। तब कुछ दूर पर कोई आवाज आती है। सभी गन लेकर तैयार हो जाते हैं कि कहीं वो दुश्मन हुआ तो शूट कर देंगे। पर सुलेमान कहता है कि प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो, शूट मत करो, वो कोई गांव वाला भी तो हो सकता है, मैं जाकर देखता हूँ। कहकर सुलेमान उस दिशा में जाता है। वहाँ पर लाशों के बीच एक लड़की खड़ी होती है और ये कोई और नहीं किम है दोस्तों, वही जिसको शुरुआत में उसकी माँ एक सेफ जगह पे छोड़ के चली गई थी। चांदनी में किम का चेहरा बहुत प्यारा लगता है, लेकिन वो डरी होती है। सुलेमान कहता है कि बेटी डरो मत, आ जाओ। किम न जाने कब से दोस्तों इन लाशों के बीच बैठी हुई थी और वो डरी सहमी सुलेमान के पास आकर उसे हक कर लेती है। वो भी उसको उठा लेता है, लेकिन तब शायद वो नहीं जानता था कि ये बच्ची उसकी पूरी जिंदगी ही बदल डालने वाली है। कमांडर कहता है कि अरे ये दुश्मन नहीं बच्ची है, इसको हम ले जाकर क्या करेंगे, इसे यहीं छोड़ दो। सुलेमान कहता है कि सर आप सोच समझ कर तो बोल रहे हैं ना, इस गाँव में देखो कोई भी जिंदा नहीं है, ये अकेले यहाँ पर क्या करेगी, इसे हम साथ लेकर चलेंगे और किसी सेफ जगह पर सेफ लोगों के हाथ में सौंप देंगे। यही सोचकर वो किम को अपने साथ लेकर जाते हैं। किम भी सुलेमान के साथ कस के लिपट जाती है, उससे अलग नहीं होती। अली कहता है कि ठंड बहुत ज्यादा है, कहीं इसको सुसु आ गई तो तुम्हारा ड्रेस गीला हो जाएगा, इसे नीचे उतारो। लेकिन किम एकदम चुप रहती है क्योंकि उसे इनकी टर्किश भाषा समझ में नहीं आती। तो अली सुलेमान को चिढ़ाता भी है कि तू अभी से बच्चे पालने की प्रैक्टिस कर रहा है, बढ़िया है यार। सुलेमान कहता है कि अपना बेकार सही मजाक बंद कर इस समय, और सबसे पहले तो इस बच्चे के लिए कोई अच्छा सा नाम रखते हैं। अली और दूसरे लोग न जाने क्या क्या नाम बताते हैं, एक भी सुलेमान को अच्छा नहीं लगता। आखिर में सुलेमान कहता है कि मैं इसका नाम आयला रखूंगा क्योंकि चांदनी में इसका चेहरा चमक रहा था। वैसे टर्किश में आयला का मतलब होता है चांदनी। सुलेमान किम से कहता है आज से तुम्हारा नाम होगा आयला। नाम अच्छा लगा? किम को कुछ समझ नहीं आता, कुछ भी नहीं, लेकिन सुलेमान की बातें उसको हंसा देती है। अब इस वॉर में चाइनीज भी अंदर आ चुके हैं, लेकिन वो नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों, और साउथ कोरिया को सपोर्ट कर रहे हैं यूएस और टर्की। अब टर्किश आर्मी पूरी तरह से इस वॉर के लिए खुद को तैयार रखती है। लगभग 10 से 15 जीप्स में वो दुश्मन के कैंप की ओर जा रहे होते हैं। सोल्जर्स वहाँ दुश्मनों को तलाशते हैं। सुलेमान भी जीप से उतारने लगता है, लेकिन आयला उसका हाथ पकड़ लेती है। इस पर उसके साथ ही सुलेमान से कहते भी हैं कि तुम इस बच्चे के साथ रहो, हम जाकर देखते हैं। फिर सुलेमान उसको टर्किश भाषा में कहता है कि तुमने कई घंटों से कुछ नहीं खाया, कुछ पिया भी नहीं, ये देखो इसे कहते हैं दूध, पियोगी? रुको जरा मैं पीकर दिखाता हूँ। कहकर वो खुद पीने लगता है और तब दूध उसके ड्रेस पे गिर जाता है। अब से हम किम को आयला कहेंगे, ओके? उसकी हरकतें देखकर आयला हंस देती है। बाकी सोल्जर्स कैंप को पूरी तरह से चेक कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पर दुश्मन नहीं होते। वो वापस जाने वाले होते हैं, लेकिन एक जीप खराब हो जाता है। अब मैकेनिक होने के नाते उस जीप को चेक करना सुलेमान की ड्यूटी है, लेकिन आयला उसको नहीं छोड़ती। सुलेमान कहता है कि देखो आयला, ये मेरा काम है, मैं काम करके जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन आयला उसका हाथ छोड़ती नहीं। सुलेमान उसे भी उठाकर उतर जाता है। तो कमांडर कहता है कि तुम इस जीप को ठीक करके लाओ और एक और जीप भी हम यहीं पर छोड़कर जा रहे हैं। अली और कुछ और सोल्जर्स तुम्हारे साथ यहीं पर होंगे। आयला को एक काम करो, हमारे साथ भेज दो। लेकिन आयला सुलेमान को कस के पकड़े रहती है। तो सुलेमान कहता है कि सर मैं आयला को लेकर आ जाऊंगा, आप लोग जाइए। उनके जाने के बाद सुलेमान उस खराब जीप को ठीक करने की कोशिश में लगा होता है और तब दूसरा सोल्जर आयला को उठा लेता है, लेकिन अचानक एक बुलेट उसके माथे को चीरता हुआ सीधे पार हो जाता है, जिसकी वजह से वो ऑन द स्पॉट खत्म। मतलब दुश्मन अब तक वहाँ छुपे हुए थे। जब सारी जीप चली गई और बहुत कम लोग यहाँ पर बचे हुए हैं, तब दुश्मन ने अपना अटैक करना शुरू कर दिया। अली भी उनको शूट करता है और सुलेमान आयला को लेकर गाड़ी के पीछे चला जाता है और एक कवर से दोनों को ढक लेता है। अब क्योंकि सुलेमान एक मैकेनिक है तो उसके पास सिर्फ एक पिस्टल होता है जिसमें सिर्फ 6 गोलियां। वो शूट तो करता है लेकिन किसी को गोली नहीं लगती। अली तो ऊपर उठकर देख भी नहीं सकता क्योंकि दुश्मन ऊपर खड़े हैं और वो आसानी से अली को शूट कर देंगे। सुलेमान फिर आयला को गाड़ी के नीचे छुपा देता है और फिर उसके दूध के बोतल को खाली करके उसमें पेट्रोल भर देता है और उससे वो एक पेट्रोल बम तैयार करता है और एक टायर में फिक्स करके उसे तेजी से लुढ़का देता है। और जैसे ही वो टायर दुश्मन के पास पहुंचता है ना, अली यहाँ से ठीक उस बॉटल को शूट कर देता है जिससे वो होता है ब्लास्ट। और ब्लास्ट की आवाज इनके और साथियों को सुनाई देती है जो कि बाकी जीप्स में आगे निकल चुके थे। वो समझ जाते हैं कि सुलेमान, अली और दूसरे सोल्जर्स मुसीबत में हैं और वो लौट आते हैं। पर इतने में दुश्मनों का हमला और तेज हो जाता है। जैसे तैसे ये लोग मैनेज कर रहे होते हैं, पर इतने में उनके साथी आकर दुश्मनों को कर देते हैं खत्म। आयला बेचारी गाड़ी के नीचे छुपी होती है, लेकिन वो इनका युद्ध देख रही थी और बहुत घबराई भी होती है। टर्की में फिर न्यूज़पेपर्स में खबर छापते हैं कि युद्ध फिर शुरू हो गया है और हमारे सोल्जर्स मारे जा रहे हैं। सुलेमान के पेरेंट्स और ज़ैनब बहुत ही परेशान होते हैं।
दूसरी ओर नूरन रोती रहती है कि इसीलिए मैंने उसको जाने से मना किया था। यहाँ सुलेमान हॉस्पिटल में होता है, उसे थोड़ी चोटें आ गई थी। आयला उसके पास ही बैठी होती है। सुलेमान को होश में आते देखकर अली बड़ा खुश होता है और कहता है, यार तो किस मिट्टी का बना है, अपने घर में डॉग्स को खाना देते हो, शिप में चींटों का सफाया नहीं करने देते, इतने नरम दिल हो तुम, लेकिन दुश्मन को देखते बॉम्ब बना देते हो और चाकू से उनको चीर भी देते हो। अजीब आदमी हो यार, वैसे तुम्हारे दोनों पैर कहाँ हैं? इस तरह वो सुलेमान को काफी चिढ़ाता और कहता है कि यार एक बात तो बतानी पड़ेगी तुझे, मैं तो बहुत बार बाहर जाकर आ गया, लेकिन ये बच्ची है ना आयला, ये इस जगह से हिली नहीं और तुम्हें बस देखती रही कि कब आंखें खोलोगे तुम। इस पर सुलेमान आयला को देखता है और सुलेमान को होश में देखकर वो भी बड़ी खुश होती है। वो कुछ बोलती नहीं यार, लेकिन उसकी खुशी उसकी आंखों में चमकती रहती है। कमांडर कहता है कि हम आयला को कोरियन अथॉरिटीज को सौंपने वाले हैं, वो इसके पेरेंट्स का पता लगाकर इसे उनके पास पहुंचा देंगे। तब सुलेमान कहता है कि लेकिन सर आयला मुझसे अलग नहीं होगी। तो कमांडर गुस्सा करता है कि देखो सुलेमान, तुम यहाँ पर युद्ध करने आए हो है ना कि बच्चा पालने, अपनी ड्यूटी पर ध्यान दो सिर्फ। वैसे भी तुम्हें अली और कुछ सोल्जर्स को मेडल दिया जाने वाला है, उसके लिए सभी तैयार रहना। सुलेमान फिर आयला को दूसरे सोल्जर्स के हवाले करके जाने लगता है और कहता है, तुम इस अंकल के पास ही रहना, कहीं जाना मत। लेकिन आयला उसके पीछे चली जाती है। सुलेमान उसको बहुत समझाता है, लेकिन वो सुलेमान का पीछा छोड़ती नहीं। तब वो सोल्जर उसको उठाकर जेब के अंदर बैठाकर उसके साथ खेलने लग जाता है। यहाँ सुलेमान और अली मेडल सेरेमनी के लिए तैयार होने लगते हैं। उनका जीप पास ही में होता है। इसी बीच वो सोल्जर किसी और काम पे ध्यान दे रहा होता है, तो आयला उसको चकमा देकर सुलेमान और अली के जीप में छुप जाती है। इस बात से बेखबर वो उसी जीप में मेडल सेरेमनी वाले वेन्यू पे पहुंच जाते हैं। सेरेमनी शुरू होती है, लेकिन तब आयला जीप से निकलकर वहाँ भागी चली आती है। सुलेमान और अली तो चौंक जाते हैं कि ये यहाँ पर कैसे आ गई, लेकिन सामने जनरल्स वगैरह होते हैं तो वो कुछ भी कह नहीं सकते थे। सुलेमान यहाँ आयला को इशारा भी करता है कि प्लीज आयला यहाँ से जाओ, लेकिन आयला खड़ी की खड़ी रहती है। वहाँ से भी जानते हैं कि सुलेमान ने इस बच्चे को रेस्क्यू किया था, तो अली आयला को उठाकर किस करता है और सुलेमान को पकड़ा देता है। सुलेमान भी उसको उठा लेता है, सभी सैल्यूट करते हैं, तो आयला भी सैल्यूट करती है और इस मोमेंट की एक फोटो भी क्लिक हो जाती है। सुलेमान उस फोटो के साथ एक लेटर लिखकर नूरन और अपने पेरेंट्स को भेजता है। उसके पेरेंट्स और सेना बड़े खुश होते हैं कि वो सही सलामत है। नूरन भी खुश होती है, लेकिन उसे गुस्सा भी आ जाता है कि इसने ये क्या किया है, ये बच्ची उसकी बेटी है क्या, ये पागल तो नहीं हो गया। इस तरह के थॉट्स उसके दिमाग में आते हैं। दूसरी ओर कोरियन अथॉरिटीज ने सुलेमान को परमिशन दे दी थी कि जब तक आयला के पेरेंट्स का पता नहीं चल जाता तब तक आयला सुलेमान के साथ रह सकती है। अब आगे दिखाते हैं तो सोल्जर्स सुबह उठकर टर्किश में 1 2 3 वगैरह कहकर ट्रेनिंग करते हैं। ये सुनकर आयला भी टर्किश में नंबर सीख जाती है। जाड़े का मौसम होता है तो सब बर्फ के गोले बनाकर खेलने लगते हैं। आयला भी उनके साथ मिलकर मस्त खेलती है। फिर सुलेमान आयला के लिए खाना बनाकर उसको खिलाता भी है। वो लगभग आयला को अपनी बेटी की तरह मान चुका था। उसके बाल काफी बड़े हो जाते हैं तो वो उनको कटवाने के लिए बार्बर के पास लेकर जाता है, लेकिन आयला को अपने बाल कटवाना अच्छा नहीं लगता। तब सुलेमान और अली दोनों ही उसी तरह कपड़ा ओढ़ कर बैठ जाते हैं कि अब देखो हम सब मिलकर अपने बाल कटवाने वाले हैं, तुम भी कटवा लो। फिर सुलेमान आयला को घर लाकर उसको नहलाता है, उसके बालों में अच्छे से कंघी करके उसे आराम से सुला देता है। सुबह बाथरूम के आगे लंबी लाइन लगी होती है, क्योंकि सबसे पहले आयला नहाएगी, बाद में बाकी सोल्जर्स नहाएंगे। ये नियम बना लिया था इन्होंने कैंप में। सब आयला को अपनी खुद की बेटी की तरह प्यार करने लग जाते हैं। और यहाँ टोटल 53 सोल्जर्स होते हैं और कमांडर टर्किश में कहता है अटेंशन, तो सभी वही कहते हैं और अटेंशन में खड़े हो जाते हैं। फिर सभी 1 2 3 करके अपना अपना नंबर कहते हैं और आखिरी सोल्जर कहता है 53 आंसर। रोज इनको देख देख कर, इनकी बातें सुन सुनकर आयला भी थोड़ा थोड़ा टर्किश सीख जाती है। और इससे पहले कि आखिरी सोल्जर 53 आंसर कहता, आयला कहती है 54 आंसर। मतलब कि दोस्तों वो खुद को भी सोल्जर कंसिडर करने लग गई थी। फिर कमांडर कहता है कि अटेंशन, तो आयला नीचे मार्च करते हुए कमांडर के सामने आकर खड़ी होती है, अटेंशन। सुलेमान तो हैरान रह जाता है कि इतने दिनों तक ये एक शब्द नहीं बोल पाई और आज देखो क्या क्या बोल रही है, वो भी टर्किश में। वो समझ जाता है कि इनके बीच रहकर वो टर्किश सीखने लग गई है, इसीलिए वो उसे टर्किश में अच्छे से ट्रेन करने के लिए उसे कई टर्किश बुक्स लेकर देता है। आयला भी धीरे धीरे टर्किश पढ़ना लिखना सीख जाती है। वो यहाँ तक कि टर्किश मूवीज भी देखती है। तो एक मूवी में ना एक बच्ची अपने पापा को बुलाती है, तो आयला वो शब्द सीख लेती है और सुलेमान को देखकर उसके कंधे पे सर रख लेती है। तो सुलेमान उसको टर्किश राइम्स बुक से कुछ राइम सिखाता है। एक पेज पर एक माँ, पापा और उनका बेटा, इनकी पिक्चर बनी होती है और एक राइम होता है। तो आयला उसको देखकर सुलेमान से कहती है, माँ नहीं है, भाई भी नहीं है, सिर्फ पापा है। पापा कहकर वो सुलेमान से लिपट जाती है और कहती है, आप भी तो मेरे पापा हो। दोस्तों अपने लिए इस बच्चे के मुंह से पापा शब्द सुनते ही सुलेमान को एक नेक्स्ट लेवल की फीलिंग आ जाती है और वो ऐसा महसूस करता है जैसे ये उसकी अपनी बेटी है। आयला के लिए फिर यहाँ से उसका प्यार कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है और वो आयला को गले लगा कर कहता है, तुम मेरी बेटी ही हो बेटा। आयला बिल्कुल सुलेमान की तरह चींटों के लिए शक्कर रखती है। तब दिखाते हैं तो कुछ लोग किसी और सुलेमान की मौत का जिक्र कर रहे होते हैं, लेकिन आयला सोच लेती है कि पापा की मौत हो गई और वो रोते हुए सुलेमान के पास आती है। वो पूछता है, क्या हो गया बेटी? तो वो कहती है, कुछ लोग बोल रहे थे कि आप मर गए हो, क्या आप मर गए?
तो सुलेमान कहता है कि अरे ये क्या कह रही हो, मैं मर जाता तो तुम्हारे सामने खड़ा रहता क्या? नहीं ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ आयला। वो कोई और सुलेमान था जो मर गया। तब जाकर आयला शांत होती है। फिर वो एक फेस्टिवल के लिए टोक्यो जाते हैं, खूब एंजॉय करते हैं। सुलेमान आयला के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाकर उसके साथ डांस भी करता है। फिर वो आयला को सुला देते हैं और सोते हुए वो बहुत ही प्यारी लगती है। अब सब उदास भी होते हैं क्योंकि आयला हमेशा तो उनके साथ नहीं रहेगी ना। जब आयला के पेरेंट्स आ जाएंगे तो आयला इनसे दूर हो जाएगी। इस तरह धीरे धीरे दिन बीतते हैं। एक दिन सुलेमान का एक दोस्त उसे बताता है कि भाई जब तुम लोग यहाँ नहीं थे ना तो एक आदमी आकर मुझे एक एड्रेस दे गया था और कहने लगा कि ये आयला के पेरेंट्स का एड्रेस है, लेकिन एड्रेस कोरियन लैंग्वेज में है। तो सुलेमान उस एड्रेस को लेकर आयला के पास जाता है और कहता है कि इसको पढ़ो और सिर्फ मुझे बताओ, किसी और को कुछ मत बताना। आयला भी उसको पढ़कर सुलेमान को बताती है। तो सुलेमान बिना किसी को खबर किए उस एड्रेस पे जाता है, लेकिन वहाँ दोस्तों दुश्मन होते हैं। लगता है ये एक तरह का ट्रैप था। रात हो जाती है लेकिन सुलेमान का कहीं पता नहीं चलता और अली उसको ढूंढने में लगा होता है। तब मिसट नाम का सोल्जर जो सुलेमान का बहुत ही अच्छा दोस्त भी है वो अली को सच बता देता है। उसके बाद तो जिसने एड्रेस दिया था ना उस एड्रेस देने वाले सोल्जर को अली डांटता है कि तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया, सुलेमान को अकेले क्यों वहाँ जाने दिया? अगर अब कमांडर को पता चला तो सभी पर चिल्लाएंगे वो। हमें कैसे भी करके उस एड्रेस पर जाकर सुलेमान को बचाना होगा। जरूर ये कोई ट्रैप था, लेकिन दोस्तों उसे पता नहीं होता कि वो एड्रेस था क्या। तब आयला उनको एड्रेस बताती है क्योंकि वो एड्रेस पढ़ चुकी थी और वो तुरंत ही बाइक में उस एड्रेस की ओर निकल देते हैं। आखिरकार वो उस जगह पहुंचकर दुश्मनों को धमकाते हैं कि बाहर हमारे लोगों ने इस जगह को घेर लिया है, चुपचाप सुलेमान को हमारे हवाले कर दो वरना सबके सब मारे जाओगे। कहकर वो सुलेमान को बाहर तो लेकर आते हैं, लेकिन जब दुश्मन बाहर आकर देखते हैं ना तो वहाँ पर सिर्फ 3 लोग होते हैं और वो इनको शूट करने लगते हैं। लेकिन जैसे तैसे ये लोग बाइक में बच निकल जाते हैं। इसी बीच कमांडर अली और सुलेमान को किसी काम के लिए ढूंढ रहा होता है, लेकिन दोनों में से कोई भी नजर नहीं आता। मिस्टर तो यहाँ घबरा जाता है कि अब क्या बोलूं क्या करूं, लेकिन फिर वो झूठ बोलता है कि सर सुबह से अली का पेट खराब है, वो 10 बार टॉयलेट जा चुका है, शायद अभी भी टॉयलेट में होगा। पर इससे पहले कि कमांडर को सच पता चलता सुलेमान और अली लौट आते हैं और दोनों बाथरूम से निकलते हैं। तब पता चलता है कि असल में कमांडर इनको इसीलिए ढूंढ रहा था क्योंकि कल मैरिलिन मोनरो यहाँ पर आने वाली है और 2 दिन इसी टाउन में रहेगी। और जब कमांडर को पता चला कि ये दोनों मैरिलिन मोनरो के डाई हार्ड फैंस हैं तो उसने इनको मैरिलिन मोनरो से मिलने के लिए उसके शो में जाने की इजाजत दे दी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब क्या है, कमांडर को ये पता है कि अली का पेट खराब है तो वो ये डिसाइड करता है कि सुलेमान और कोई और सोल्जर जाएगा और वो आयला को भी साथ लेकर जाएंगे। तो अली बड़ा गुस्सा होता है कि यार ये तो लेने के देने पड़ गए। असल में मैरिलिन मोनरो का फैन तो अली है और मौका मिल रहा है सुलेमान और किसी और को। अली कहता है मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा, कहकर वो शोर मचाने लग जाता है। तब सुलेमान उसको समझाता है कि भाई इतना टेंशन क्यों लेता है, वो कल भी तो यहीं रहेगी, कल देख लेना उसको। अली कहता है अगर मेरी किस्मत खराब निकली और मैरिलिन मोनरो ने आज ही लौट जाने का फैसला कर लिया तो मेरा क्या होगा बता, मैं तो ये सुनहरा मौका गवा बैठूंगा ना। और तब सुलेमान के साथ जाने वाला वो दूसरा ऑफिसर अली को समझाता है कि देखो आज मैं, सुलेमान और आयला मैरिलिन मोनरो को देखने जाएंगे और उनकी फोटोज पर उनसे लिखवा कर लाएंगे कि ये मेरे प्यारे अली के लिए, और वो उस पर साइन भी करेंगी। इतना ही नहीं, हम तुम्हारी फोटो पर उनकी चुम्मी भी लेकर आएंगे और फिर कल तुम हमारे साथ चलना, हम सब मैरिलिन मोनरो को देखेंगे, ओके। तब जाकर दोस्तों अली थोड़ा शांत होता है। अगले सीन में मैरिलिन मोनरो का शो शुरू होता है और वो गाना गाती है। सुलेमान भी आयला को कंधे पर उठाकर पुलिस से रिक्वेस्ट करता है कि सर बच्ची है, देखना चाहती है मैरिलिन मोनरो को। ये कहकर वो आयला के साथ स्टेज के पास आता है। वो आयला से कहता है कि मैरिलिन मोनरो को देखकर तुम हाथ हिलाना, ओके। आयला वैसा ही करती है और मोनरो कहती है अरे ये तो बड़ी प्यारी बच्ची है, ऊपर आ जाओ बेटी, कहकर वो आयला को स्टेज पर लेकर आ जाती है। आयला के हाथ में मैरिलिन मोनरो की फोटो होती है और मैरिलिन मोनरो पूछती है तुम्हें इस पर मेरा साइन चाहिए क्या बेटा, यहाँ किसका नाम लिखना होगा मुझे। तो सुलेमान दूर से कहता है कि आयला कहो कि अली के लिए साइन करना है। आयला भी कहती है अली, तो मैरिलिन मोनरो भी मेरे प्यारे अली के लिए ये लिखकर अपना साइन करती है और उस पर अपना किस भी करती है जिससे उसका लिपस्टिक उस पे लग जाता है। यहाँ अली तो इतना दीवाना हो गया था कि मैरिलिन मोनरो की फोटो से बातें कर रहा होता है कि आज तो वो लोग तुम्हारी फोटो पर तुम्हारा साइन और किस लेकर आ जाएंगे, लेकिन कल मैं खुद तुमसे मिलने आ जाऊंगा मेरी जान। लेकिन अचानक पीछे से दुश्मन अली को शूट कर देते हैं और मैरिलिन मोनरो की वो फोटो अली के खून से रंग जाती है। मैरिलिन मोनरो से मिलना उसकी एक छोटी सी ख्वाहिश थी, लेकिन वो भी पूरी नहीं हो पाई और उससे मिले बगैर ही वो अपना दम तोड़ देता है। अली को वहीं दफना दिया जाता है। सुलेमान और आयला वहाँ पर आते हैं। बेचारा बहुत रोता है सुलेमान की यार तेरे लिए तो हम उस फोटो पे साइन लेने के लिए गए थे और मैं तुझे वो सब कैसे दिखाऊंगा, कहाँ ढूंढूंगा तुझे। आयला भी सुलेमान के कंधे पर हाथ रख कर कहती है कि प्लीज मत रो पापा। अली के लिए जो वो मैरिलिन मोनरो की साइन की हुई फोटो लेकर आए थे उसे वो अली की कब्र पर रख देते हैं और दोनों वापस लौट आते हैं। कुछ महीने यहाँ से बीतते हैं और अब टर्किश आर्मी की एक नई टोली साउथ कोरिया आ चुकी थी और सुलेमान और उसके साथ यहाँ से जाने वाले हैं। लेकिन सुलेमान कमांडर से अपनी ड्यूटी एक्सटेंड करने को कहता है
क्योंकि उसे फिक्र है कि अगर वो चला गया तो आयला का क्या होगा, वो टूट जाएगी और अकेली पड़ जाएगी। सुलेमान का ये फैसला उसके पेरेंट्स को बहुत गुस्सा दिलाता है। नूरन को भी सुलेमान पर बड़ा गुस्सा आता है कि सुलेमान ने ये क्या आयला आयला लगा के रखा हुआ है। आयला के अलावा उसकी लाइफ में जैसे कोई और है ही नहीं। अरे मेरे बारे में वो सोच ही नहीं रहा। इस तरह की उसकी सोच होती है। यहाँ सुलेमान कमांडर से रिक्वेस्ट करता है कि मैं आयला को अपने साथ टर्की लेकर जाना चाहता हूँ। तो कमांडर चिल्ला देता है कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने है क्या नहीं, वो एक कोरियन बच्ची है, तुम्हारे साथ टर्की कैसे जाएगी बताओ। तब सुलेमान कहता है आयला मुझे पापा कहती है, वो मेरे बगैर रह नहीं सकती। कमांडर भी सोच लेता है कि ये ऐसे तो नहीं मानेगा और वो आयला को कोरिया के एक ऑर्फनेज में भेज देने का फैसला करता है और सुलेमान को वापस टर्की जाने को कह देता है। सुलेमान को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन दिल पर पत्थर रखकर वो आयला को उस ऑर्फनेज में छोड़ने जाता है। आयला से वो कहता है कि बेटा ये तुम्हारा स्कूल है और तुम्हें यहाँ बहुत सारे फ्रेंड्स भी मिलेंगे। वो देखो कितने सारे बच्चे जा रहे हैं, तुम अपने टीचर के साथ अंदर जाओ। आयला स्कूल जाना ही नहीं चाहती, लेकिन टीचर उसके हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाती है। लेकिन आयला बेचारी मुड़ मुड़ कर सुलेमान को देखती रहती है। तब सुलेमान भी कहता है कि रुको आयला, मैं भी अंदर आ जाता हूँ, कहकर वो भी स्कूल के अंदर आ जाता है। आयला क्लास में दूसरे बच्चों के साथ बैठकर राइम्स गाने लगती है। अब क्या है दोस्तों, सुलेमान उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता, पर उसके पास कोई रास्ता भी तो नहीं है। वो भारी दिल लिए झट से वहाँ से निकल जाता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद पापा रुक जाओ कहकर पीछे से आयला की आवाज आती है। वो रोती भी सुलेमान के पास भागी चली आती है। सुलेमान पूरी तरह टूट जाता है और उसे गले लगाकर रोता भी है। वो भी रोती है कि क्या पापा आप मुझे छोड़कर कहाँ जाने वाले हैं, आपने तो कहा था कि मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। सुलेमान बहुत इमोशनल हो जाता है और कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, बल्कि तुम्हें अपने साथ टर्की लेकर जाऊंगा। ये कहकर वो आयला को वापस कैंप में लेकर आता है। फिर चुपके से आयला को एक बड़े सूटकेस में रखकर उसे अपने साथ टर्की ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारा पकड़ा जाता है। उसे काफी डांट पड़ती है कि तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते, वो एक कोरियन है और तुम उसको इस तरह उठाकर नहीं लेकर जा सकते, कोरियन तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे। तुम टर्की चले जाओ और जब ये वॉर खत्म हो जाएगा तब वापस आकर आयला से मिल लेना। अब आयला को यहीं छोड़कर टर्की लौट जाने के अलावा सुलेमान के पास और कोई रास्ता नहीं होता। वो आखिरी बार आयला से बात करता है। वो तो शुरू में ही रोने लगती है, तो सुलेमान भी एकदम टूट जाता है कि अब इस मासूम को मैं अपनी दुविधा कैसे बताऊं, कैसे इसको समझाऊं कि दुनिया में अलग अलग देशों ने अपनी सीमाएं बना ली है, एक दूसरे के बीच दीवारें खड़ी कर ली है। इन दीवारों को पार करके एक दूसरे के देश में जाना कितना मुश्किल है। वो कहता है कि आयला तुम मेरी प्यारी बेटी हो ना, रोते नहीं है, पापा की बात मानो, ध्यान से सुनो, मैं ही तुम्हारा पापा हूँ और तुम मेरी बेटी। हमें ये दुनिया चाहे अलग ही क्यों न कर दे, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। सच में आओगे ना पापा? मैं और कहाँ जा पाऊंगा आयला, तुम मेरी लाइफ हो और मैं तुम्हारे बिना वहाँ टर्की जाकर करूंगा भी क्या बताओ। और हाँ, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। कहकर वो आयला को सीने से लगाकर फिर उसे छोड़कर निकल पड़ता है। और यहाँ सुलेमान को देखकर दोस्तों साफ पता चल जाता है जैसे उसका दिल यहाँ आयला के पास ही छूट गया और सिर्फ उसका शरीर टर्की लौटने वाला है। आयला के आंसू रुकते ही नहीं, बेचारी सुलेमान से दूर होकर न जाने कैसी रहेगी। अगले सीन में सुलेमान टर्की लौट आता है, लेकिन वहाँ उसको एक और बुरी खबर मिलती है कि नूरन की किसी दूसरे आदमी के साथ सगाई हो चुकी है। वो नूरन से मिलता है और पूछता है तुमने तो मेरा इंतजार करने का वादा किया था, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? पर नूरन का कोई भी जवाब जायज नहीं होता। वो कहती है मैंने शुरू में कहा था कि प्लीज मत जाओ, लेकिन तुम नहीं माने और जाने की जिद की तुमने। मैं भी मान गई और तुम्हारा इंतजार कर रही थी, लेकिन जब वहाँ से आने का मौका मिला तब भी तुम नहीं आए। और तो और वहाँ किसी बच्चे को तुमने गोद लेके रखा हुआ है, कहते हो जैसे कि वो मेरी बेटी है, उसको भी साथ रखूंगा। अरे ये फैसले तुम कैसे ले सकते हो, खुद अपनी मर्जी से बताओ। मुझसे तुमने न कुछ पूछा और न ही मेरी मर्जी जानने की कोशिश की, उसके बाद मैं तुम्हारा किस बिना पे इंतजार करूं? क्या मुझे अपनी जिंदगी का फैसला करने का हक नहीं है? सो मैंने कर लिया और सोच समझ कर मैंने ये फैसला किया है। अब मैं तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के बीच कभी नहीं आऊंगी, प्लीज मुझे छोड़ दो। कहकर वो चली जाती है। सुलेमान की समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। फिर वो ज़ैनब से शादी कर लेता है। सुलेमान उसको आयला के बारे में बताता भी है और कहता है मैंने उस बच्ची को प्रॉमिस किया था कि मैं फिर उससे मिलने के लिए जाऊंगा। ज़ैनब भी उसकी बात को समझ पाती है, लेकिन सुलेमान अब आयला का पता नहीं लगा पाता कि वो है कहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे आयला नाम की कोई लड़की है ही नहीं। और तो और आयला टर्किश नाम है जिसे कोरियंस पहचानते ही नहीं, और सुलेमान नहीं जानता कि आयला का असली नाम किम है। दोस्तों इतना ही नहीं, कोरियन अथॉरिटीज तक को आयला का असली नाम नहीं पता चल रहा था। इस वजह से आयला को ढूंढ निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस तरह कई महीने बीत जाते हैं दोस्तों, और सुलेमान अपनी लाइफ जीने लगता है। जैसे तैसे 47 साल गुजर जाते हैं, यानी कि 47 ईयर्स। अब सुलेमान बूढ़ा हो चुका, तो अचानक एक रात टर्की में भूकंप आ जाता है और सारे लोग घर से बाहर निकल आते हैं। अगले दिन भी उन्हें बाहर ही रहने को कहा जाता है, लेकिन तब अचानक सुलेमान को कोई बात याद आती है और वो घर के अंदर जाता है। सुलेमान और ज़ैनब की एक बेटी भी है जो कहती कि पापा हमें घर में जाने से मना किया गया है, लेकिन सुलेमान उसे अनसुना करके घर के अंदर जाता है और एक ड्रॉर में रखे हुए
उसके और आयला के फोटोज को देखने लगता है तो ज़ैनब आकर पूछती है, क्या तुम्हें जरा भी डर नहीं है कि ये घर गिर गया तो कुछ हो जाएगा? हमारी बेटी बहुत डर रही है। सुलेमान कहता है, आयला भी तो हमारी बेटी ही है। मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उससे मिलने जरूर जाऊंगा, और जब तक मैं आयला से मिल नहीं लेता तब तक मुझे कुछ होगा नहीं। सुलेमान हमेशा कोरियन टीवी चैनल्स को देखता रहता है। उसे उम्मीद है कि कहीं न कहीं किसी न किसी टीवी पर कोई आयला का जिक्र करेगा या फिर उसको दिखाएगा जरूर। वो हमेशा वॉर जोन में लिए गए अली और आयला की फोटोज को देखता रहता है। सुलेमान की बेटी तक को गुस्सा आ जाता है कि पापा मुझ पर ध्यान नहीं देते और सिर्फ उस आयला की बात करते रहते हैं। लेकिन सुलेमान ने जो आयला के साथ प्रॉमिस किया था उसके बारे में और उसकी अहमियत को सिर्फ और सिर्फ ज़ैनब जानती है। इस तरह यहाँ से कुछ और साल गुजर जाते हैं और देखते देखते कोरियन वॉर के बाद 60 साल बीत जाते हैं। यानी सुलेमान को अब आयला से बिछड़े हुए 60 साल हो चुके हैं। और इस दौरान एक जर्नलिस्ट कोरियन वॉर के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बनाने में लग जाती है और वॉर के बारे में रिसर्च के दौरान उसे सुलेमान के बारे में और उसने जिस बच्ची को रेस्क्यू किया था उसके बारे में पता चलता है। वो सुलेमान से कहती है, आयला को ढूंढने में मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। सुनकर सुलेमान बेहद खुश होता है। वो जर्नलिस्ट कोरिया जाकर उस वॉर के बारे में और उससे जुड़ी हुई इंसिडेंट्स के बारे में काफी जानकारी हासिल करती है और लौट कर सुलेमान को कई बातें बताती भी है। अब उसकी बातें सुनकर सुलेमान बहुत इमोशनल हो जाता है, लेकिन सुलेमान की बेटी को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो जर्नलिस्ट से कहती है कि बस बहुत हो चुका, आप मेरे पापा को और कुछ मत बताइए प्लीज। अगर वो बहुत इमोशनल होंगे तो उनके हार्ट के लिए अच्छा नहीं है, उनकी जान को खतरा हो सकता है। चलो आप जाओ। सुलेमान बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन वो अपनी बेटी को समझाता है कि बेटा तुम्हें मेरी फिक्र है और इसीलिए तुम ऐसा कह रही हो। मैं तुम्हारी बात समझता हूँ बेटी, लेकिन मैं जिंदगी के आखिरी में खड़ा हूँ और ऐसे में मेरा फर्ज बनता है कि मैंने आयला को जो प्रॉमिस किया था उसे निभाऊं। मेरे लिए जैसे तुम मेरी बेटी हो वैसे ही आयला भी थी और शायद वो अभी भी मुझे अपना पापा ही मानती है। तब जाकर उसकी बेटी अपने पापा की बात को समझ पाती है। इस बीच दोस्तों उस जर्नलिस्ट की टीम साउथ कोरिया में हर जगह आयला को ढूंढने में लगी होती है और आखिर उसका पता वो लगा ही लेते हैं। अब आयला की उम्र है 65 साल और ये भी पता नहीं कि उसे अब तक सुलेमान के बारे में याद होगा भी या नहीं। तो जर्नलिस्ट की टीम आयला को उसकी और सुलेमान की वो पुरानी फोटोज दिखाते हैं और देखते ही दोस्तों पता है आयला बहुत इमोशनल होकर रो पड़ती है और फोटो में सुलेमान को देखकर कहती है, ये मेरे पापा हैं, मैं इनसे मिलना चाहती हूँ, प्लीज मुझे इनसे मिलवाइए। तो जर्नलिस्ट की टीम तुरंत सुलेमान को टर्की से साउथ कोरिया लेकर आ जाती है। उसके साथ ज़ैनब भी होती है। आयला से मिलने की सुलेमान को खुशी इतनी ज्यादा होती है ना कि क्या बताएं। और दूसरी ओर वो नर्वस भी होता है कि आयला अब किस हाल में होगी, क्या वो मुझे पहचान पाएगी और क्या मैं उसे पहचान पाऊंगा। फिर वो और ज़ैनब आयला के लिए एक पार्क में वेट कर रहे होते हैं। तब दूर से आयला उसकी ओर चली आती है। उसको देखते सुलेमान की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वो जान जाता है कि यही आयला है। वो उठकर आयला की ओर जाने लगता है। आयला भी उसको पहचान पाती है। हालांकि वो 60 साल पहले बिछड़े थे, दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। सुलेमान बहुत इमोशनल होता है और रोता है कि मुझे मेरी बेटी मिल गई। आयला भी सुलेमान को पापा कहकर बहुत रोती है। 60 साल पहले सुलेमान ने आयला को जो प्रॉमिस किया था कि दुनिया चाहे हमें अलग ही क्यों ना कर दे, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और तुमसे जरूर मिलने आऊंगा, वो प्रॉमिस सुलेमान ने आज निभा दिया और 60 साल बाद आयला के पापा उसे मिल गए। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो अब बताइए कैसा लगा आपको। और जैसा कि मैंने आपको पहले नहीं बताया था तो ये एक रियल लाइफ स्टोरी है। तो देखिए ये है असली सुलेमान और आयला। लगभग 70 साल पहले ली गई फोटो है ये। आयला ने सुलेमान और टर्किश सोल्जर्स के साथ जो फोटो खिंचवाई थी यही है वो फोटो। और ये है सुलेमान और आयला की वो फोटो जो 60 साल के बाद उनकी मुलाकात के दौरान ली गई थी। इसके बाद आयला अपनी बाकी की जिंदगी सुलेमान की बेटी बनकर जीने लगी। फिर 2017 में जब सुलेमान की उम्र 91 थी, 91, तब उसकी मौत हुई। जब वो हॉस्पिटल में था तब आयला उससे मिलने के लिए गई थी। ये उसी की फोटो है। और तो और 60 साल के बाद जब सुलेमान और आयला मिले थे उसकी वीडियो बनाई गई थी जो YouTube पर भी है दोस्तों, जिसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। अब आप बताइए यार इस मूवी को देखकर आपको क्या लगा। ये तो आपने जरूर रियलाइज किया होगा कि देश, भाषा, मजहब, वर्ग, जात ये सब भले ही हमें अलग पहचान क्यों ना देते हो, लेकिन हम सबको एक करता है प्यार, जो कि एक इंसान को दूसरे इंसान से होता है। उसी प्यार के लिए हम सभी तरसते हैं। खैर दोस्तों हमें भी तो आपका प्यार चाहिए और आपका सपोर्ट भी। और आजकल चैनल में कुछ प्रॉब्लम आ रखी है तो रिकमेंडेशन बहुत कम हो चुके हैं। आई होप जल्दी सही हो जाएगा। बाकी आप सपोर्ट करते रहिए। स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।